नमस्कार, मैं माइकल मेश्राम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का एकमेव निष्पक्ष निर्भीक डिजिटल न्यूज चैनल न्यूज प्रभात। आइए देखते हैं आज की एक खास रिपोर्ट। आज सालेकसा तालुका के तहत सालेकसा पंचायत समिति तो नगर सालेकसा में कांग्रेस पक्ष की ओर से हम आप सभी पत्रकार संघ के अध्यक्ष और जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं वो उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, उनको हम सब नमस्कार करते हैं। इसी के साथ में पत्रकार हमेशा रहते हैं, मेंबर ऑफ जिला परिषद हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ विधानसभा के, वो बार बार बदलते हैं। इसी कड़ी के अंदर मेरे साथ में यहाँ के सभापति महोदय पंचायत समिति के गणवीर साहब, उप सभापति सम्मान्य भोरे साहब और परमिला ताई उप सभापति पंचायत समिति है ना, सभापति भाई सॉरी, और मेरे साथ में जिला परिषद की सदस्यता विमलता कटरे, छायाताई नागपुरे। मैं इन सब का भी आज इस कार्यक्रम के तहत अभिनंदन, उनका तहे दिल से सत्कार करता हूँ। पत्रकार बंधुओं, आज की भारत की स्थिति को देखते हुए हम और सब एकमात्र पत्रकार ही ऐसा इस भारत देश के अंदर में रहा है जिन्होंने इस भारत की स्वतंत्रता को आज़ाद करने के लिए और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए अगर सबसे पृष्ठभूमि का अगर निभाने का काम किया है तो पूरे के पूरे देश के पत्रकार और परिषदों के द्वारा ही हुआ है। उसी कड़ी के तहत, उसी एक संकलन के तहत आज हम इस सालेकसा तालुके में आपके मध्य आए हैं और हम जनता के विषय में और सरकार के विषय में हमारे कुछ विषय रखना चाहते हैं। सबसे पहला हमारा विषय इस भारत सरकार से है। सालेकसा हो या कोई भी हो, अंडर जुरिशन भारत सरकार के आता है वो, तो हम अगर प्रश्न करेंगे आम जनता के लिए, अगर किसी जनता का प्रश्न हमको करना है तो सरकार से करना पड़ेगा। उसी के तहत आज जिस हिसाब से भारत सरकार चल रही है, मित्र बंधुओं, हमारा उस विषय में विरोध है। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप भी सत्य की ओर। कुछ दिन पहले 7 तारीख की घटना है, फरवरी की है। भारत के अंदर में एक अदानी घोटाले के विषय में बार बार जब प्रश्न पूछे गए राहुल गांधी जी ने, ये उनका नैतिक अधिकार है। ये अदानी के बारे में जो प्रश्न पूछे गए, ये प्रश्न उनके निजी लिए नहीं पूछे गए, भारत की जनता के लिए पूछे गए और डेमोक्रेसी के तहत पूछे गए। उनका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद अदानी ने जो भारत सरकार के अंदर में 20,000 करोड़ रुपए जो गुंतले, जो जमा किए, वो रुपए उनके पास कहाँ से आए? ये हम नागरिकों का या हम जिनको चुन के भेजते हैं उनका अधिकार है कि वो संसद के अंदर में, पार्लियामेंट में विषय उठाए कि इसने जो 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए वो रुपए कहाँ से आए। उसके बाद अगर उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए गुंतवणूक केलेली आहे तो त्याच्यामध्ये एक चीनी नागरिक आहे, ते कंपनीमध्ये एक चीनी नागरिक आहे, ते चीनी नागरिक कोण आहे त्याच्याबद्दल विचारला आमचा अधिकार आहे, तुमचा अधिकार आहे। हे प्रश्न राहुल गांधीने विचारला, त्याचा काही जवाब आजपर्यंत दिला नाही। उद्योगपती गौतम अदानी आणि नरेंद्र मोदी याच्या दोनोंचे बीच काय संबंध आहे, एवढी शिफारस ते कशाला करून राहिल्या, ये विचार रखना आम आदमी का काम है, पत्रकारों का काम है उस विषय को एक सौहार्दपूर्ण तरीके से पेश करना। उद्योगपति अदानी को मोदी साहब ने जितने तरीके से विमानतल हो, संरक्षण क्षेत्र हो, ऊर्जा क्षेत्र हो, मोदी सरकार ने सिर्फ अदानी साहब को ही ये सब के सब टेंडर क्यों दिए? पत्रकार बंधुओं, ये हमारा और आपका भी विषय है, आपका भी प्रश्न आपके लिए भी, कि हमने पूछना चाहिए कि आपने इस एक आदमी को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्यों दिए। लेकिन
जब ये करारनामे की बात आई तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री जी अदानी जी को साथ में लेके जाते हैं और ये टेंडर उन कंट्रियों से सिर्फ एकमात्र अदानी को देने के लिए प्रेशराइज करते हैं। क्या भारत में और टेंडर लेने वाले नहीं थे? क्या और लोग काम नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, इनको अपने साथ में लेके गए और उनको काम दिलाए। ये प्रश्न हमारे राहुल गांधी जी ने जब प्रश्नकाल में पूछे गए, जवाब नहीं आया। राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन जी दोनों ने अदानी घोटाले के मुद्दे के ऊपर में जब प्रश्न लोकसभा में प्रश्न पूछने का काम शुरू किया तो उस समय उनके भाषण और उनके शब्दों के कामकाज को अड़थड़ी ला करके उनको बोलने नहीं दिया गया कि आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। इस प्रकार के उनके प्रश्न काल में भी उनको प्रश्न पूछने का अधिकार छीन लिया गया। अदानी घोटाले के संयुक्त समिति के लिए अगर सरकार बोलती है अदानी ने कोई घोटाला नहीं किया या सरकार का उसमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं है, तो हमारा काम होता है कि हमने सरकार से पूछना चाहिए कि भी इसके कोई कमेटी, जांच कमेटी बिठाइए, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, जिसके अंदर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं और वो जब वहाँ बैठते हैं उनकी एक समिति बनाई जाती है, वो उसका सर्वे करते हैं कि भी अदानी ने घोटाला किया या नहीं किया। वो कमेटी तैयार करने के लिए, कमेटी की गठन करने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का और राहुल जी के प्रश्नों का घूरझोर विरोध किया जाता है और लोकसभा कैंसिल कर दी जाती है, स्थगित कर दी जाती है। मित्रों, सत्ताधारी पक्ष जब भी विरोध वाले पक्ष पूछते हैं, उनके किसी भी शब्द को, किसी भी प्रश्न का उत्तर न देते हुए उल्टे सीधे नारेबाजी लगाते रहते हैं और माननीय स्पीकर साहब रद्द कर देते हैं सभा को। आज के लिए लोकसभा रद्द, कल देखेंगे। बहुत बड़ा एक प्रश्न होता है जब किसी प्रकार का कोई आरोपी होता है, उस आरोपी को बचाने के लिए एक ग्रुप जब सामने आता है तो ये जाहिर होता है कि इस आदमी को बचाने के लिए ये लोग क्यों सामने आ रहे हैं। जब लोकसभा के अंदर में लगातार विरोध के सभी दल के लोग अदानी के विषय में पूछते हैं तो मात्र एक मोदी सरकार उस अदानी को बचाने के लिए सतत विरोध करते रहती है, एक भी प्रश्न का जवाब वो नहीं देते। बहुत बड़ा विषय आता है जो सरकार के अंदर में एक मंत्री साहब ने, मोदी सरकार के मंत्री साहब ने राहुल गांधी पर एक खोटा आरोप लगाया, खोटा गलत व्यवहार का आरोप लगाया और उनके किसी भी प्रकार से बोलने नहीं देना और उनके जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं उनको संसद से हटा देना। ये एक बहुत बड़ा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर संसद में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रश्न पूछता है, वो किसी को गाली गलौज नहीं करता, प्रश्न पूछ सकता है, कड़क पूछ सकता है, और आपने उन्हें संसदीय भाषा में उसकी बोलचाल से भी उसको हटा देना, क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? हम इसका विरोध करते हैं। उसके बाद जब लोकसभा के अंदर में लगातार इस प्रकार का विरोध होने लगा तो हमारी अभी सरकार ने सोचा कि हम प्रश्नों का जवाब तो नहीं दे सकते, एक काम कर सकते हैं, और वो काम ऐसा करो कि राहुल गांधी जी आगे आकर के ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं तो किसी न किसी तरीके से इनको बाहर कैसे किया जाए। और इसी तहत 2019 के अंदर में कर्नाटका के भाषण को गुजरात के किसी मंत्री ने, किसी व्यक्ति ने उस प्रश्न को उठाया और राहुल गांधी के ऊपर में केस कर दिया। गलत भाषा का प्रयोग किया गया, आरोपित किया गया, किसी पर लांछन लगाया गया, इस तरीके से उस पर एक केस किया गया गुजरात सरकार के अंदर में। गुजरात के हाई कोर्ट पर वो केस चला, लेकिन जिस व्यक्ति ने केस लगाया उसी व्यक्ति ने उस केस पर स्टे लगवा दिया और केस को बंद करवा दिया। लेकिन जब केस बंद करवा दिया गया, स्टे लगवा दिया गया, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो भी आरोप लगाया गया कहीं न कहीं वो झूठा था, सत्य नहीं था।
इसलिए उसको बंद कर दिया गया। लेकिन जब ज़्यादा प्रश्नकाल आने लगे तो कुछ एक दिनों के बाद में अभी इसी साल 2023 के अंदर में जब सरकार को ऐसा लगा कि प्रश्नों की बौछार ज़्यादा आ रही है तो उन्होंने उस केस को वापस उठवाया गुजरात सरकार से और वहाँ पर उस केस को लागू किया गया और वहाँ के मजिस्ट्रेट ने बहुत ही ताबड़तोड़, जो फैसले कोर्ट में ऐसे होते नहीं, इस तरीके से तत्काल में उस फैसला लिया गया और राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दे दी गई। जब 2 साल की सज़ा उनको कोर्ट ने घोषित कर दिया तो भारतीय लोकतंत्र के अंदर में बड़ी विडंबनीय स्थिति है। ये हम सभी के लिए है, वो विडंबनीय स्थिति हम सभी के लिए है कि एक कोर्ट के अंदर में केस बंद है, उस पर स्टे लगा गया है कि केस नहीं चलाएंगे, उसको वापस उठाते हैं और तत्काल 10-5 दिन के अंदर में उस केस के उठा करके मजिस्ट्रेट उस पर साइन कर देता है, सब कुछ कर देता है और 2 साल की सज़ा सुना देता है। चलो ठीक है, कोर्ट को अधिकार है, अगर उनको लगा भी एक गलत भाषा का उपयोग किया, भाषण में किसी एक जाति को नीचा ऊंचा दिखाया गया, इसलिए उनको अधिकार है वो उसके ऊपर में आरोप लगा दिया गया। उनको अधिकतम सज़ा 2 साल की, जो उस कायदे के तहत होती नहीं, वो सज़ा उन्होंने 2 साल की राहुल गांधी को दे दिया। अब अगला स्टेप जो हमारा आया, जब आपने सज़ा दे दिया, 30 दिन कोर्ट ने टाइम दे दिया, तो सरकार ने कम से कम 30 दिन तक हमारा इंतजार करना चाहिए था। लेकिन मात्र 24 घंटे के अंदर में लोकसभा स्पीकर साहब ने बड़ी भारी मेहरबानी करते हुए राहुल जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। मात्र 24 घंटे में, कोर्ट टाइम देता है आपको 30 दिन का, आप 24 घंटे में उनकी सदस्यता को निष्ठ करते हो, कारण आपके पास लोकसभा स्पीकर हैं, आपको अधिकार है। और ठीक अगले 8-10 घंटे के बाद में आप कोई सरकारी बंगला खाली करना है, ये नोटिस उनको 10 घंटे बाद एक और मिल जाता है कि आपके पास ये सरकारी बंगला है, आप इसको खाली कर दिए। क्या ये लोकतंत्र को, क्या ये डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, क्या ये स्वतंत्रता को जिंदा रखने के लिए ये मोदी सरकार के लोग काम कर रहे हैं? लेकिन हम इसका भी जवाब देंगे। या बीजेपी सरकार आज के समय में भारत के नागरिकों का और बुद्धिजीवी प्रेस के लोगों का और आम जनता का ध्यान को भटकाने के लिए उनके सोचने समझने की जो क्षमता है उसको किस प्रकार से बरगलाया जाए, इस प्रकार के कामों के लिए तरह तरह के आरोप राहुल गांधी पर लगाए जाते हैं और राहुल गांधी के बारे में तरह तरह का बोल करके आम आदमी को जो प्रश्न पूछते हैं, आम आदमी की जो समस्या है, उस समस्याओं के विषय पर कुछ भी नहीं बोलते हुए सिर्फ आम जनता का दिमाग हटाने के लिए, उनका ध्यान हटाने के लिए ये काम करते हैं। उसके अलावा फिर एक बड़ा भारी विषय आया, राहुल गांधी ब्रिटेन गए, कैम्ब्रिज में गए। बहुत कम भारत के ऐसे लोग हैं जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए कोई स्पीच के लिए या किसी प्रकार के संबोधन के लिए बुलाते हैं। ये बहुत कम लोगों को अवसर मिला है, लेकिन राहुल जी को वहाँ बुलाया गया कैम्ब्रिज में। उन्होंने भारत के प्रति जो भी बोला, एक भी शब्द उन्होंने आज तक भारत की गरिमा को गिराने का नहीं बोला। उन शब्दों को उलट पुलट करके यहाँ भारत के अंदर में ये उछाला गया कि राहुल गांधी ने भारत की गरिमा को गिराने का काम किया। जब ये बात बार बार आई तो राहुल जी ने फिर संसद के अंदर में निवेदन किया कि आप जो मुझ पर आरोप लगा रहे हो, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपका स्पष्टीकरण करता हूँ कि मैंने क्या बोला और क्या नहीं बोला। आपके पास रिकॉर्ड है, मेरे पास भी है, मुझे बोलने दिया जाए। लेकिन राहुल जी को एक बार भी उस विषय पर बोलने नहीं दिया गया। सिर्फ आरोप लगाते गए कि आपने भारत की गरिमा को विदेशों में जाके खराब किया है। हम इसका विरोध करते हैं कि इस प्रकार की सरकार आरोप, झूठे आरोप लगा करके अगर जनता को गुमराह करने का काम करती है तो हमको सजग होने की जरूरत है और हमारे प्रेस बंधुओं को भी इस विषय पर सजग होने की आवश्यकता है। मेरा एक सवाल है, कर्नाटका के भाषण के बाद में एक आरोप लगाया गया कि आप ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हो। उन्होंने नीरव मोदी वगैरह मोदियों का जब नाम लिया
तो मोदी समाज भारत में खाली ये 2-3 लोग ही नहीं हैं। बिहार के अंदर भी मोदी सरनेम है, राजस्थान में भी मोदी सरनेम है, हरियाणा में भी मोदी सरनेम है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने किसी पूरे समाज को उल्टा सीधा बोला या मोदी जात को कहीं नीचा दिखाने का काम किया, ऐसा उनका कहीं कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन उन्होंने उस मुद्दे को लेकर के एक ओबीसी की बेइज्जती किया। आमगांव में भी 14 मोदी है। हर जगह पर मोदी सरनेम है जो उच्च वर्ण में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं। जिसे मेरे मित्र बंधु ने कहा ओबीसी आमगांव में, वो जनरल रजिस्ट्रेशन में आते हैं, वो व्यापारी वर्ग के लोग, मोदी सरनेम लिखा है, तो उनको नीचा कहाँ दिखाया गया। लेकिन बार बार इस बात का आरोप लगाया गया राहुल जी के ऊपर में कि आपने मोदी बोल करके ओबीसी समाज की बेइज्जती किया, उनकी आपने भर्त्सना किया। इसका हम विरोध करते हैं कि मोदी सरनेम सिर्फ एक ही नहीं है, पूरी जात को नहीं बोला गया। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उसके बारे में राहुल जी ने बोला है। तो वो लोगों के बारे में जब प्रश्न पूछते हैं तो लोकसभा के अंदर में इस प्रकार का कोई प्रश्न वो करने नहीं देते। हमारा इस विषय में भी विरोध है। अब पूरे देश के अंदर में ओबीसी का जहां प्रश्न आता है, जब राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की जब पद यात्रा किया तो क्या सिर्फ वो जनरल कैटेगरी में थे? वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाते लिए लाखों की संख्या में ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी तमाम भारत की जातियों के लोगों से वो गले लगे, एक एक से उनकी समस्याओं से अवगत हुए। और वो प्रश्न जब वो लोकसभा में पूछते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, और अगर कुछ बोलते हैं तो उन शब्दों को लोकसभा के संसार से हटा दिया जाता है। इस प्रकार का हमारा विरोध कांग्रेस पार्टी आम आदमी के लिए, भारत की जनता के लिए, चाहे कोई भी हो, और भारत की स्वतंत्र डेमोक्रेसी कैसे जिंदा रहे, डेमोक्रेसी के अंदर हम कैसे लोग रह सकें, जिस नाम से भारत प्रख्यात है, उसको जिंदा रखने के लिए राहुल जी बार बार प्रश्न करते हैं। लेकिन उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देते हुए उल्टा हो हल्ला मचा मचा के, भगदड़ मचा मचा, उदंगल मचा मचा के लोकसभा को खंडित कर दिया जाता है, और अगले 2 दिन बाद लोकसभा चालू होगी, 1 दिन के लिए बंद। इस प्रकार के माननीय हमारे स्पीकर साहब जी आदेश। एक प्रश्न पूछा कि अगर हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अदानी जी के द्वारा या उनके मित्रों के द्वारा किए गए काम हम जब पूछ रहे हैं, तो आप जेसीपी मीटिंग कमेटी बनाने को तैयार नहीं, लोकसभा में हमारे प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार नहीं, तो भारत की जनता को इस संविधान के तहत जिंदा रखना देना है या आप अपनी मर्जी से संविधान को कायम रखना चाहते हो? इस प्रकार के 50 प्रश्नों का हवाला उन्होंने राहुल जी ने जब जब भी दिया है, तो ये प्रश्न न हो इसलिए उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई, उनको घर से निकालने का काम कर दिया गया। ये बहुत ही घृणित कार्य सरकार करने जा रही है। हम इसका भारी विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि आप पत्रकारों के द्वारा भी इस विषय को लेकर जरूर आप सरकारों से या उनसे प्रश्न पूछें कि भी इस प्रकार से किसी आदमी ने लोकसभा में प्रश्न पूछना क्या असंवैधानिक है? ये धन्यवाद। आत्ता जो राहुल गांधीला म्हटलं आहे वारंवार की ओबीसीचा यांनी अपमान केलेला आहे, ओबीसींना शिव्या दिलेला आहे, तर मी एक मोदी सरकारला हे विचारू पाहते की ओबीसीचा अपमान कसा झालेला आहे। कारण की जेव्हा 52% ओबीसी आपल्या देशामध्ये आहेत आणि आता 60% झाले आहेत, तर जेव्हा त्यांना आरक्षण द्यायची वेळ आली होती तर तेव्हा ही मोदी सरकार कुठे गेली होती? आपण जेव्हा त्यांना जनगणनेची मागणी केली तर त्यांनी जनगणना करू दिली नाही, आणि जी त्यांनी सेंट्रलनी जी जनगणना केली त्यांचा त्यांनी इम्पेरिकल डाटा आपल्या स्टेटला जेव्हा काँग्रेस सरकार होती तेव्हा दिलेलं नाही आहे। तर यांनी ओबीसीचा कसा म्हणजे एक म्हटलं की अपमान झालेला आहे। त्यांनी एक भरकटणारी एक दिशा दाखवलेली आहे की जेव्हा आपल्या देशामध्ये ओबीसीची मंडल आयोग जेव्हा लागू होत होतं तेव्हा यांनी कमंडल जशी यात्रा काढलेली होती, तसंच आता मोदी सरकार करत आहे की राहुल गांधीला बॅकफूटवर नेण्यासाठी त्यांनी वारंवार हे असे आरोप लावत आहे आणि ओबीसीचा एक सहारा घेत आहे की यांना आपण कसं तरी डॉमिनेट करू आणि ओबीसी आपल्याकडे वळल्या जातील। पण असं होऊ शकत नाही। कमंडल यात्रा जेव्हा काढली तेव्हा ओबीसी चुकले होते, पण आताचे ओबीसी जागरूक झालेले आहेत आणि ते आता देशाला दाखवून देणार आहेत की आपली संवैधानिक हक्क आपले कसे गमावून जात आहेत, आणि त्या माध्यमातून ओबीसी आज जागरूक झालेला आहे आणि त्या ओबीसीच्या कोणत्याही भावना अशा दुखावल्या गेलेल्या नाहीत, त्यांची ती चुकीची भावना आहे आणि तीच भीती आता मोदी सरकारला आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला वाटत आहे। म्हणून आज आपल्या देशाचे गृहमंत्री
काल 2 दिवस जी पत्रकार परिषद त्यांनी जेव्हा घेतली, त्यांनी एक सांगितलं की त्यांना 30 दिवसाचा वेळ दिलेला, त्यांनी अपील करायला पाहिजे. ही केस त्यांच्यावरच आता उलटलेली आहे आणि त्यांना वारंवार वाटत आहे की जर राहुल गांधीजींनी अपील केली नाही तर हे आपल्यावरच येणार आणि जर राहुल गांधी जेलमध्ये जातील तर सगळी जनता पूर्ण देशाची जनता काँग्रेसची ती सगळी म्हणजे उठून उभी होईल आणि प्रत्येकजण मी राहुल गांधी आहे, मी प्रियंका गांधी आहे म्हणून जेलमध्ये जायला तयार होतील, अशी एक भूमिका आजच्या OBC वर्गाला, SC वर्गाला आणि ST वर्गाला पण आहेच. म्हणून त्यांनी चुकीचं आपल्या मनात कधीच ठेवू नये की म्हणजे OBC वर्ग आमच्याकडे वळेल म्हणून, कारण की आता सगळ्यांना कळत आहे की OBC काय आहे. एवढंच त्यांच्यामध्ये पोटदुखी होती संपले त्यांच्या मनामध्ये, तर त्यांनी OBCचं आरक्षण का बरं संपवलेला होता, का बरं त्यांनी आता 27% जो आरक्षण होता तो 14%वर आणून ठेवलेला होता. आणि तेच वारंवार ते OBCचा एक मुद्दा घेऊन, कारण की त्यांना माहीत आहे OBC शिवाय आज आपल्या देशामध्ये पर्याय नाही आणि सगळ्यात जास्त वोट देणारे आपले OBCच आहेत. त्यांना कळून चुकलेलं आहे म्हणून ते सगळे OBCच्या मनामध्ये हा मुद्दा वारंवार टाकत आहेत. जेव्हा राहुल गांधीजींना त्यांच्यावर जे केस लावलेला आहे आणि त्यांनी लगेच 10 दिवसात आपलं एक इनपुट देऊन पूर्ण त्यांना जेलमध्ये टाकायसाठी आणि 30 दिवसाचं जे दिलेलं आहे ते आता कोणी असं म्हणजे चुकीचं घेणार नाही. म्हणून म्हणजे गृहमंत्र्याला असं वाटलेलं आहे आपल्या देशाच्या की हे कुठेतरी वेगळ्या वळणावर जात आहे, कारण की राहुल गांधीची इमेज आज जी वाढलेली आहे त्यांना कुठे ना कुठे त्या इमेजची भीती वाटत आहे. त्या भीतीपोटी म्हणून हे सगळं आज केलेलं जात आहे आणि 2024चा जो इलेक्शन आहे तो डोळ्यासमोर ठेवून हे सगळं प्रकार आज आपल्या देशामध्ये सुरू आहे. आणि एक OBCची उपाध्यक्ष असून, प्रदेश उपाध्यक्ष असून मी हा एक तुम्हाला सांगू इच्छिते पत्रकार लोकांना की हा मुद्दा तुम्ही उचलून धरा, कारण की पत्रकार हे देशाचे चौथा स्तंभ असतात आणि त्यांनी प्रत्येक जॉब, कारण की डेमोक्रेसी जेव्हा आपल्याला टिकवून ठेवायची आहे तर ह्या सगळ्या बाबी आपल्याला म्हणजे टिकवून ठेवावं लागेल. कारण की आज आपल्या देशामध्ये संवैधानिक अधिकार आपले संपवण्यात आलेले आहेत आणि संपून राहिले आहेत. तर आपण या सगळ्यांचे, कारण की शेवटी आपण देशाची तिजोरी भरणारे आपण 85% लोक आहोत आणि 15% लोक जर ह्या देशावर असे राज्य करत असतील आणि आपल्याला असे गुरफटून ठेवत असतील तर आज आपलं ह्या सगळ्यांना लक्षात आलेलं आहे. आणि आज नाही पण येणाऱ्या पिढीसाठी तरी आपण जागरूक होऊन आज हा मुद्दा आपण एक म्हणजे मनावर घेऊन आपण ह्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आज मी सांगू इच्छितो. आणि मोदी सरकारला मी आज याच्यामध्ये सांगू इच्छितो की OBC आता तेव्हासारखं राहिलेला नाही. जेव्हा कमंडल यात्रा जेव्हा त्यांनी काढली होती आणि मंडल ॲक्ट जेव्हा लागू करो तेव्हा त्यांनी एक चुकीचं म्हणजे धारणा ठेवून कमंडल यात्रा काढली होती, पण आज तोच मुद्दा ते एवढ्या वर्षानंतर पुन्हा काढत आहेत आणि तसंच आपण OBCना गुरफटून ठेवून हे असं शक्यच नाही. हे आजच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आज मी इथे सांगू इच्छित आहे. आज देश की 140 करोड़ जनता ये दृश्य देख रही है कि इस केंद्र की सरकार ने हमारे वायनाड के लोकसभा सदस्य राहुल जी गांधी की सदस्यता जिस प्रकार से ख़त्म की है वह लोकतंत्र को भी एक चुनौती है. चुनौती ऐसी है कि आपने उन पर जो खतरा दर्ज किया था 2019 में 2 साल के अंदर बार आपने वकील बदल के उस मामले को तूल दी और 2 साल के अंदर उस मामले को आपने रिजल्ट दे दिया. आज मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, 30-30, 40-40, 20-20, 10-10 सालों से कोर्ट में राजनीतिक और आपराधिक प्रति के केस चालू है, 20-20 साल उनका फैसला नहीं आता. आपने लोकतंत्र में अपने अधिकार का एक तंत्र का उपयोग करके राहुल गांधी का जजमेंट 2 साल के अंदर दे दिया और तुरंत उन्हें बर्खास्त कर लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी. लोकतंत्र में ऐसा नहीं है. हर व्यक्ति को चुनाव में, भाषणों में अपनी बात रखने का अधिकार है. वही काम लोकतंत्र में भाषण में राहुल गांधी जी ने कुछ कहा होगा और वो जो कहा वो सही है. उन्होंने किसी पे क्रिटिसाइज़ नहीं किया. मोदी जी प्रधानमंत्री को एक शब्द नहीं कहा, किसी जाति समाज को भी छेड़ा नहीं, तो तुरंत कोई बहाना लगा के उनके भाषण के मुताबिक उनको सस्पेंड कर दिया. अरे ऐसे हज़ारों मैं आपको भाषण दिखाना चाहूँगा जिनमें नाम ले लेकर बताया गया है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं है. क्या बीजेपी के लोग एकदम स्वच्छ और साफ हैं? और तुरंत 1 महीने के अंदर उन्हें बंगला खाली करने को दे दिया गया. मैं मोदी सरकार से पूछना चाहूँगा, इस 546 संसद सदस्य में से कितने लोग वो बंगला दिया है जो भूतपूर्व है, उनके पास रहने का अधिकार नहीं है, उनको 10-10, 20-20 सालों से आज बंगले आवंटित किए हुए हैं. पहले उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उसके पश्चात राहुल गांधी का बंगला खाली करना चाहिए. कोई रिजल्ट आया नहीं, सेकंड डे आपने 24 घंटे के अंदर उसको बंगला खाली करने के लिए कह दिया. ये भी लोकतंत्र की हत्या है. और ऐसा ही रहा तो मैंने 20 साल पहले भरत भाव के ज़माने में बताया था कि इस देश में, हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म होने वाला है. उसका एक मेन मुद्दा है, ये लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए साजिश की जा रही है. जैसा कि लोकतंत्र में कहा गया है, डेमोक्रेसी इज़ द फार्म ऑफ द पीपल
फॉर दी ऑफ द पीपल एंड बाय दी ऑफ द पीपल। ये लोकतंत्र है भारत का। आप पत्रकार, मीडिया, हमारा तुम्हारा सबको मिला के लोकतंत्र बनाया गया है। उस लोकतंत्र की आज ज्यादती की जा रही है। जो लोकसभा में हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ जब दो थे ये लोग, दो के झूठ बोल के 200 400 456 होके, ये झूठ बोलने का काम है। हमारी सरकार, हमारे लोग झूठ बोलते नहीं, इसलिए अपनी जगह पे हमें कोई हरकत नहीं कि हमारी सरकार नहीं है, जिसको जो लगे वैसा करे। परंतु इस लोकतंत्र में जो उदाहरण आपको देखने को मिला है राहुल गांधी का, ये असत्य है। और इस के खिलाफ हम जितने भी लोग हैं, आज 18 पार्टी के लोग हमारे साथ में हैं, उनको भी डर है कि इस प्रकार उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सारे लोग, विपक्ष के लोग हमारे साथ हैं और हम इस मामले को बहुत ऊपर तक ले जाना चाहते हैं और इस मामले पे जल्दी सुनवाई करके राहुल गांधी की केस को खारिज कर दिया जाए। या हम बता रहे हैं उस मुताबिक जितने भी लोगों को बंगले मट्टी तक हिंदुस्तान में जो उसमें रहने का अधिकार नहीं है, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनका पहले बंगला खाली करना चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी का नंबर आएगा। 2023 का केस है, इसका बंगला बाद में खाली होगा। किसी प्रकार से बंगला उनसे खाली नहीं कराना चाहिए। आज उनके पास रहने को जगह नहीं है। खासदार थे, इतने पुराने पार्टी के आदमी को आप इस किस्म का दुर्व्यवहार करके उससे सत्ता छीन कर उससे बाहर निकाल के चाहना चाहते हैं। इस प्रकार से आप अपने कंपटीशन वाले, आपके खिलाफ जो लड़ सकता है, जो पार्टी मजबूत है, जो हिंदुस्तान की 1 नंबर की पार्टी थी, उस पार्टी के साथ इस किस्म का काम करके आप क्या दिखाना चाहते हैं। आपने कहा था कुछ दिनों पहले कांग्रेस को इस देश में मिटा देंगे, उसका उदाहरण ये आप ये राहुल गांधी जो के खिलाफ आप जो केस करके उसको सदस्यता खत्म कर रहे हैं। लोकसभा में आप बोलने देते नहीं। ओम बिरला ने, जिस समय राहुल गांधी बोल रहे थे, ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष ने उनको बोलने नहीं दिया। इस प्रकार से आप लोकतंत्र की हत्या करके लोकसभा के मेंबर को भी आप बोलने देते नहीं है। वास्तव में आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, मीडिया, पत्रकार, सब लोगों ने इस बात को हिंदुस्तान के कोने कोने से पहुंचाकर इनके बुराई की भर्त्सना करके राहुल गांधी की सदस्यता बाहर करना चाहिए। ऐसा कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरा सवाल है पत्रकारों की तरफ से, जिस तरीके से क्या बोला जाए उसको, अभी जो राहुल गांधी के ऊपर में जो केस हुआ, तो वो जो केस था, मुझे नहीं लगता कि इतना गंभीर विषय था। मानहानि के दावे में इतनी गंभीर सजा या इतनी लंबी सजा इतिहास में शायद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि 2 वर्षों की सजा उनको दी गई। तो आने वाले समय में 2024 के इलेक्शन है, लोकसभा के, विधानसभा के, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को इन इलेक्शनों से, इन सभाओं से दूर रखने की साजिश इस माध्यम से की गई है? बिल्कुल ठीक, सही बात है। उनको दूर रखने के हिसाब से ये साजिश रची जा रही है और चाहती है सरकार कि एक लोकप्रिय कांग्रेस का आदमी, एक नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा हुआ आदमी, जो आम जनता के इसमें जो रहता है, घर घर तक पहुंच रखता है और अपने आप को सूट बूट में नहीं रखता, आम आदमी के साथ लेके चलता है। ये आदमी अगर 2 साल 2024 के अंदर में तक कायम रहा तो हमको हमारे घर भिजवाएगा। तो इसलिए इस आदमी की सदस्यता को ध्यान में रखते हुए इसको बाहर निकाल दिया जाए। ये घृणास्पद कार्य है और द्वेषपूर्ण किया गया कार्य है सरकार का। जिस तरीके से राहुल गांधी ने विदेशों में बयान दिया और सत्ता पक्ष उसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है, ऐसा आपका आरोप है। तो जिस तरीके से भाजपा की IT सेल मजबूत है, तो आप लोग उस बयान को पूरा मीडिया के थ्रू आप लोग क्यों नहीं चला रहे? हमारा मीडिया के थ्रू भी चला है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे बड़े नेताओं ने दिया है, लेकिन लोकसभा में उसका खंडन करने के लिए हमको समय दिया नहीं जाता, उस पर बहस करने नहीं दी जाती। और माफ़ करना, आप मीडिया के लोग हों और राहुल जी ने बार बार मीडिया को कहा है कि आप भी स्वतंत्र और स्वतंत्र भारत है, जो सत्य है उसको आप प्रकाशन करो। राहुल जी का उनमें स्टेटमेंट लिया भी गया, लेकिन कोई मीडिया उसको प्रसारण करने को तैयार नहीं है। उन्होंने विदेशों के अंदर में क्या बोला, खुला खुला उन्होंने कहा है कि एक भी शब्द मेरा भारत के खिलाफ नहीं है, भारत की जनता के और भारत देश के खिलाफ नहीं है। आप उसको तोड़ मरोड़ करके आम जनता के सामने पेश कर रहे हो ताकि 2024 में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बाहर हो जाए। और जिस तरीके से आपने मोदी समाज की बात की कि राहुल गांधी ने मोदी समाज को संबोधित करते हुए बयानबाजी किया था और मानहानि का दावा हुआ, तो उसमें से कुछ समाज के लोग सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि आप अगर गिने चुने 2 मोदियों का जो चोर है, जो भगोड़े हैं,
है ना। तो गिनो चीनो 2-3 मोदियों को छोड़ करके अगर आप उनका नाम लेकर के बयानबाजी करते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर आप मोदी समाज का नाम लेते हो तो उसमें सारा मोदी समाज इन्वॉल्व होता है। तो आप हमसे माफी मांग लीजिए तो हम इस केस को वापस ले लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में राहुल गांधी ने माफी क्यों नहीं मांगी? जब राहुल गांधी ने मोदी समाज को, पूरे भारतवर्ष में मोदी सरनेम के बहुत लोग हैं, मैंने इसके पूर्व भी कहा है, खाली एक गुजरात के अंदर रहने वाले मोदी ही मोदी नहीं हैं, कई जातियों के अंदर में भारत के अन्य अन्य प्रांतों में, अन्य अन्य जिलों में मोदी सरनेम है, बिहार में भी है, मैंने आपको बताया, वहाँ पर भी मोदी लिखते हैं। तो उन्होंने कुछ सभी मोदियों को बोला है, ऐसा नहीं, मात्र 2 जो भगोड़े मोदी थे उनके बारे में बोला कि आप इस समाज को कहीं न कहीं बदनाम कर रहे हो, 2 लोग भाग करके। राहुल जी ने पूरे समाज पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया, उन 2 लोगों को टारगेट जरूर उन्होंने कहा, कारण उन्होंने पैसा लूट के जाने का काम किया है, जो इतिहास में है और जो ऑन रिकॉर्डेड भी है, जो भारत के बाहर जा चुके हैं। वो जो पैसा लेके गए वो भारत के गरीब जनता का था, इसलिए राहुल जी ने इस विषय पर कहा। ताई, मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि आप प्रदेश के ओबीसी संगठन के उपाध्यक्ष हैं, हाल ही में आमगांव में एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई जिसमें केशवराव जी मानकर, विजय शिवनकर और भाजपा के अन्य नेता वहाँ पे समाविष्ट थे। तो उन्होंने ओबीसी के विषय को लेकर के कहा कि ओबीसी समाज की बदनामी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस विषय हुई है, इस विषय को लेकर के उन्होंने पत्रकार परिषद लिया। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो जो पत्रकार परिषद हुई तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो ओबीसी समाज का दिशा भूल करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आप इस पर क्या कहेंगे? मैं वो बोलना चाहूँगी कि वो एक्चुअली ओबीसी समाज की दिशा भूल ही कर रहे हैं। उनको वो समझ, खुद वो ओबीसी है, उनको मालूम है कि मोदी सब एक ओबीसी में नहीं आते, अदर इसमें भी आते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि राहुल जी गांधी ने वो मोदी सरकार को बोला या मोदी जी को बोला वो चौकसी वगैरह को, तो भी ज़रूरी कि वो एक कास्ट को बोला। और हमको तो एक समझना चाहिए, हम एक छोटे से तिनके को लेके आज पूरा ओबीसी कर रहे हैं। जब उन्होंने को इतना समझना चाहिए कि जब ओबीसी की जनगणना 2019 में हम करवाना चाहते थे तब भी उन्होंने नहीं करवाए, और जो भी करवाए तो वो भी वो दिखाना नहीं चाह रहे आंकड़े, और पूरे आंकड़े वो गलत बता रहे हैं। और अभी तो एक मैं कल का एक न्यूज़पेपर देखी कि उसमें तो इनके जो यानी स्टेट के अपने यहाँ के बावनकुड़े, उन्होंने तो बोला गया कि भाई ओबीसी की जनगणना हो ही नहीं सकती। जब जनगणना नहीं हो सकती तो हमको आरक्षण कहाँ से मिलेगा? ये तो उनको भी समझ रहा है, लेकिन वो लोगों को भरकटा रहे हैं, नहीं गलत बता रहे हैं, मैसेज गलत पहुँचा रहे हैं। यही मैं उनसे बोलना चाहूँगी। जब उनको ये भी मालूम है कि ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही इसलिए अपने को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, अपने को उतना हिस्सा नहीं मिल रहा है सरकार में, लेकिन 10% लोगों को यानी उन्होंने आरक्षण दे दिया, तब उन्होंने कहाँ से जनगणना की? ये भी तो एक सवाल उन्होंने अपने सरकार पे उठाना चाहिए। पूछिए। कि आपने कहा कि आने वाले 2024 के इलेक्शन के लिए जो सामने चेहरा आ रहा है राहुल जी का, उस चेहरे को दबाने के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है ना? ये आरोप था आपका कि लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है, क्या लोगों पर इसका असर पड़ेगा? गुमराह लोग होंगे? हम भारत के लोग जो हैं वो थोड़े से उदार भी हैं, सहनशील भी हैं, और किसी भी व्यक्ति के ऊपर में उसके शब्दों पर विश्वास भी करते हैं, जबकि उसकी गहराई तक नहीं जाते। 2024 का जहाँ विषय आता है, अगर ये विषय का राहुल जी के पद यात्रा के द्वारा और कांग्रेस पक्ष के द्वारा इस भ्रष्ट सरकार के बार बार हर विषय पर प्रश्न पूछने को लेकर के सरकार को जब ये समझ में आ गया कि इसी प्रकार से राहुल जी के माध्यम से या हमारे जनार्दन खड़गे साहब के माध्यम से या अन्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से अगर सरकार से प्रश्न पूछेगी तो 2024 तक हमारे पास में वो संख्या नहीं रहेगी जो हम चाहते हैं। इसलिए उनको नीचे गिराने के लिए ये 2024 को टारगेट लेकर के आज से उसकी शुरुआत उन्होंने किया। एक आखिरी सवाल था, जिस तरीके से कांग्रेस जब सत्ता में थी 65 वर्ष, तो कुछ भी ऐसा निर्णय होता था तो भाजपा जब विपक्ष में थी तो वो सड़क पे आकर के उग्र आंदोलन करते थे, बड़ा पैमाना होता था उनके आंदोलन का। तो जब कांग्रेस अब विपक्ष में है और ऐसे कुछ निर्णय सत्ता पक्ष भाजपा सरकार जब लेती है
तो आपका रोड पे आकर के आंदोलन करने का उतना बड़ा ऐसा विषय समझ में नहीं आता, दिखता नहीं, तो आप लोग जानबूझ के नहीं करते हैं या फिर आप करना नहीं चाहते? जैसा कि अगर अभी हाल ही में बात किया जाए तो एक उदाहरण है गैस सिलेंडर को लेकर के उनके कुछ नेता कुछ मंत्री आकर के रोड पे बड़े बड़े आंदोलन करते थे, तो आपके तरफ से ऐसा देखा नहीं जाता, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। और ये प्रश्न आपका सिर्फ एक कांग्रेस पक्ष के विचारधाराओं के लोगों के लिए है, ऐसा नहीं। ये आपने जो प्रश्न किया इस मीडिया के माध्यम से और सच्चाई से प्रश्न किया है, ये भारत के 140 करोड़ जनता के विषय में आपने किया है। मैं आपसे मीडिया से विनती करना चाहूँगा कि वही हमारी स्मृति ईरानी जी थी, उसके पहले सुषमा स्वराज थी, भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता रही है, मंत्री रही हैं, और इन्होंने जब जब गैस सिलेंडर पर मात्र 20-30 रुपए की वृद्धि होती थी तो गैस सिलेंडर को अपने सर के ऊपर लेकर के रोडों पर आंदोलन करते थे और घर घर तक पहुंचती थी, हमारे लोगों को बोलती थी कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, पैसा खा रही है और आप महिलाओं के द्वारा यूज में किए जाने वाला गैस सिलेंडर पर पैसा बढ़ाया जा रहा है, जबकि उसमें मात्र 20-30-40 रुपये बड़ी मुश्किल से बढ़ता था। तो वो आरोप करते थे। आज हमारी पार्टी के आने के बाद 500 रुपये, 1100 रुपये के ऊपर में 1150 रुपये को, होम डिलीवरी 1200 रुपये तक गैस सिलेंडर की हो रही है। हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग बार बार इसका विरोध कर रहे हैं, जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं, हर आंदोलन में वो इस विषय को उठाते हैं, लेकिन वो विषय क्षेत्रीय जितने लोग सुनते हैं वहीं रह जाता है, मीडिया उसको आगे ले जाना नहीं चाहती। अगर मेरा सवाल ये है कि बीजेपी जो है वो विपक्ष की भूमिका बड़े अच्छे रीति से निभाती थी और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका को सही मायने में नहीं निभा पा रही है, ऐसा लोगों का कहना हमारा वही कहना है आपसे कि कांग्रेस लोकसभा के अंदर में संपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए रात दिन जनता के लिए लड़ती है, लेकिन न तो उनको बोलने दिया जाता है और न ही उनके शब्दों को कहीं प्रिंट किया जाता है, तुरंत हटा दिया जाता है। आंदोलन चालू है, हर जगह चालू है। आम जनता के लिए हम विपक्ष की पूरी अपोजिशन की भूमिका हम बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। हाँ, फर्क कितना है हमारे में और उनमें, हम कहीं मारपीट, कहीं रास्ता रोको या किसी व्यवहारिक रूप से किसी के नुकसान या कोई व्यापारिक क्षेत्र के अंदर में आगजनी करना या लूटपाट करना या किसी एक दूसरे समुदाय को लड़ाना, ये कौम कांग्रेस ने न पहले किया था न अब करेगी। वो लड़ाई लड़ेगी, हर काम के लिए लड़ेगी, आम जनता के लिए लड़ेगी।